ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे शॉर्ट स्ट्रेचर। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका पेज नंबर ढूंढ रहे होते हो, आप चैट में भी पूछ रहे होते हो और बाद में भी कह रहा था, एक सजेशन आ रही होती है कि पेज नंबर बताया करें। तो यहाँ पे साथ साथ पेज नंबर आ रहा होता है, ऊपर जो नंबर आ रहा होगा यही आपकी बुक के अंदर से भी नंबर है। ठीक है, बाकी चैप्टर नंबर 19 है, 10th एडिशन है परवेज़ अकबर का, जिसका PDF है ये। तो ये फिर बाकी आप अपने साथ देख लो, आपकी बुक यही है या अगला या पिछला एडिशन तो नहीं है इसका। ठीक है। अम, तो सबसे पहले हम शॉर्ट स्ट्रेचर की बात करेंगे। तो क्या होता है शॉर्ट स्ट्रेचर? फॉर उर्दू में क्या कहते हैं हम उसको? छोटा कद होना। ठीक है, बहुत कॉमन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और मदर का, पेरेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा जो है वो उसकी उसका कद नहीं बढ़ रहा। ठीक है, एक ये होता है कि उसका कद नहीं बढ़ रहा और कमज़ोर बहुत है। चाहे गुपलू सा मोटू सा बच्चा होता है, लोगों का बहुत अच्छा उसकी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन मदर उसको लेकर आती है पेडियाट्रिशियन के पास, वो यही कह रही होती है कि जी मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है। तो ये दो मसले बहुत कॉमन है पीड्स के अंदर जो प्रेजेंट करेंगे आपके पास। तो शॉर्ट स्टेचर को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, ऑब्वियसली हाइट कम है या लेंथ कम है। हाइट और लेंथ को हम क्या कहते हैं? जो हाइट होती है वो हम 2 ईयर्स से बड़ा बच्चा होता है ना, तो उसको खड़ा करके हम उसकी मेजरमेंट लेते हैं, तो वो हाइट उसके कहलाती है। और 2 ईयर से छोटा बच्चा होगा तो उसको लेटा के हम उसकी मेजर करेंगे, तो वो लेंथ कहलाती है। तो हाइट या लेंथ का सब नॉर्मल या सब ऑप्टिमल होना अकॉर्डिंग टू हिज एज, जेंडर, एथनिसिटी एंड फैमिली हाइट, ये चार चीज़ें जहन में रखनी है। फैमिली हाइट, उसके मदर की फादर की हाइट कितनी है, बच्चे की एज क्या है, उसका एथनिसिटी क्या है, और उसकी जेंडर क्या है। ठीक है, फीमेल्स जो है वो यूजुअली उनकी हाइट कम होती है मेल से। ठीक है, एथनिसिटी में आपको पता ही है, अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं वो उनकी ज़्यादा होती है हाइट। ठीक है, पठान यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में उनकी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें आपने साथ जहन में रखनी है। और मदर और फादर की जो हाइट होगी उसी से रिलेटेड बच्चे की हाइट होती है अक्सर, ये भी आपके अपनी ऑब्जर्वेशन में आया होगा। ठीक है, उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि नॉर्मल हम कौन सी हाइट लेंगे, तो वो 3rd परसेंटाइल या 5th परसेंटाइल यूजली, या 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको जो है वो आप रेफरेंस लेवल लेते हो। अब ये स्टैटिस्टिक्स की बातें हैं, या आपने कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ी होंगी कि परसेंटाइल क्या होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि अबाउट 99% पॉपुलेशन से उसकी हाइट कम होगी। ठीक है, एक बच्चा अगर 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम हाइट है ना उसकी, तो इट मीन्स के उसी एज की और उसी जेंडर के और उसी एथनिसिटी और उसी बैकग्राउंड का बच्चा 99% उतने ही बच्चों से उसकी हाइट कम है। टाइप्स क्या होती हैं इसकी? दो टाइप्स हैं इसकी, शॉर्ट स्ट्रेचर विद नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी एंड विद डिक्रीज्ड ग्रोथ वेलोसिटी। ठीक है, अब ये बेसिकली आप इसको एक तरह से सोचो कि रेस हो रही है। ठीक है, रेस में एक स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक एंड पॉइंट है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बर्थ के ऊपर उसका हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है बेसिकली। और ये जो एंडिंग पॉइंट है ये है कि उसकी इवेंचुअली उसकी फुल जो हाइट बनेगी बच्चे की वो क्या, 20 से 25 ईयर्स में फुल हाइट अटेन हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। तो वो क्या होगी? ठीक है, तो इस लिहाज से देखो, अब इस रेस होते हुए उसकी स्पीड कितनी है, जो उसकी बोन्स का साइज बढ़ रहा है, उसकी जो हाइट बढ़ रही है पर टाइम पीरियड, कोई भी टाइम पीरियड रख सकते हैं, पर ईयर रखते हैं वैसे। ठीक है, तो वो कितनी है, कितने सेंटीमीटर पर ईयर या पर मंथ उसकी जो है वो हाइट बढ़ रही है। नॉर्मल किस में होगी? नॉर्मल उनमें होगी कि बर्थ के ऊपर उनकी हाइट पहले ही कम थी। तो वो कौन से बच्चे होंगे जिनकी हाइट बर्थ के ऊपर ही कम थी? वो छोटे लो बर्थ वेट बच्चे होंगे जिनको इंट्रायूट्राइन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा, मदर की न्यूट्रिशन ठीक नहीं थी, या कोई प्लेसेंटल या एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड, या आप सारे गाइनी ऑब्स में पढ़ोगे।
उस तरह का कोई प्रॉब्लम था तो वो लो बर्थ वेट था, ठीक है। तो वो पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे है, यहाँ से उसने शुरू होना है। अब वो अपनी फुल स्पीड के साथ भी अगर नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी के साथ भी जाता है तो वो बाकी बच्चों से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात होगी। दूसरा फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर, ये जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर भी कहते हैं इसको। फेमिलियल मीन्स फैमिली, जेनेटिक, उसको मदर और फादर से हाइट के जीन ही ऐसे मिले हैं जो कम हाइट वाले थे। तो इनकी जो है वो पूरी हिस्ट्री इसी तरह की होगी। मदर वाली साइड पे या फादर वाली साइड पे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ये सारे जो है छोटे हाइट के होंगे, ठीक है। इनकी भी ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल होगी, ठीक है। और थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। कॉन्स्टिट्यूशनल मींस इनेट डिले, कि वो बच्चा खुद ही समझो कि उसकी ग्रोथ जो है ना वो कि कोई वजह नहीं है उसकी, ना उसमें उसकी फैमिली में छोटे लोग हैं, ना वो लो बर्थ वेट हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल वेट का बच्चा हुआ था, न्यूट्रिशन भी ठीक है उसकी, सब कुछ ठीक है उसके साथ, वो खुद ही लेज़ी है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिले। अब ये आहिस्ता ये जो है ना, इन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में आप इसको देखोगे तो किसी एक पॉइंट के ऊपर तो इसकी हाइट छोटी होगी, लेकिन जो इसकी फाइनल हाइट बनेगी ना वो नॉर्मल होगी। तो इन पेरेंट्स को आपने बताना है कि आपके बच्चे के साथ कोई भी एंडोक्राइन हार्मोन्स का मसला भी नहीं है, कोई इसकी न्यूट्रिशन का मसला भी नहीं है, और ये बाकी बच्चों से थोड़ा लेट डेवलप करेगा इसकी हाइट, लेकिन इवेंचुअली फाइनली इसकी हाइट सब बच्चों जितनी ही हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे। इनमें वो हिस्ट्री देगा आपको कि इसके फादर की डिलेड प्यूबर्टी थी या इसकी मदर की डिलेड मेनार्की थी। ये भी फैमिली में रन करता है कि लेट जाके जो है ना वो फाइनल हाइट अचीव हुई थी। अच्छा, ये सारी कॉजेज़ थी नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी के साथ अगर किसी का कद छोटा है, ठीक है। लो ग्रोथ वेलोसिटी के साथ कद छोटा कब होगा? ग्रोथ ऑफ बोन्स या मस्कुलर जो स्केलेटल सिस्टम है उसको जितनी भी चीज़ें, जितने भी फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं ना वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब आप खुद सोचो कि एक बोन को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है न्यूट्रिशन, ठीक है। उसको कैल्शियम चाहिए, उसको बाकी मिनरल्स चाहिए, उसको कैलोरीज चाहिए। तो अगर कोई अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड है, मेल न्यूट्रिशन है किसी बच्चे में, तो उसका भी कद छोटा होगा, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन की भी सारी कॉजेज आ जाएंगी इसके अंडर, चाहे वो मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो, चाहे पॉवर्टी की वजह से हो, चाहे किसी और वजह से हो। साइकोसोशल डेप्रिवेशन, साइकोसोशल डेप्रिवेशन मींस के साइकोसोशल, एक मिनट मुझे देना, एक्सक्यूज मी। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट लो ग्रोथ वेलोसिटी के साथ जो छोटा कद होता है। तो लो ग्रोथ वेलोसिटी के साथ एक तो मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चों में होगा, दूसरा साइकोसोशल डेप्रिवेशन। साइकोसोशल डेप्रिवेशन का क्या मीनिंग है कि ये वो बच्चे होंगे जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड होते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो है वो फीमेल चाइल्ड के साथ होता है इस तरह, और अडॉप्टेड चाइल्ड्स जो होते हैं उनके साथ हो सकता है, ठीक है। या कॉमनली जो सौतेले बच्चे होंगे उनके साथ हो सकता है। तो ये वाले जो सारे होते हैं उनके ऊपर नेग्लेक्टेड होते हैं, वो डोमेस्टिक एब्यूज़ हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन भी उनकी ठीक नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के फैक्टर साइकोसोशल डेप्रिवेशन में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। थर्ड इज़ क्रॉनिक इलनेस। ऑब्वियसली कोई भी क्रॉनिक इलनेस होगी तो सारी जो बॉडी की एनर्जी होगी वो कहाँ जा रही होगी? डिज़ीज़ की तरफ जो है ना वो उसका लॉस हो रहा होगा। तो वो सीवीएस की डिज़ीज़ हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ हो सकती हैं, हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ भी हो सकती हैं, जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ हैं। इसमें जो हमने पढ़नी है, कॉमन है बच्चों के अंदर, वो है टॉफ आ जाता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, ठीक है। ये बच्चों के कुछ कॉमन डिजीज़ हैं। जिनके एस्थमा के पेशेंट होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस के होते हैं, इनको बार बार इन्फेक्शंस होती रहती हैं ना, रिकरेंट इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होती है। तो ये इनमें भी शॉर्ट स्टेचर होता है। तो उसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स आ जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम, दिस इज़
क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है सिर्फ, दो होने चाहिए ना, तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें एक एब्सेंट होता है। अच्छा, एंडोक्राइन डिजीजेज ये इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी तो आपको पता ही है, उससे डॉर्फिस हो जाएगा, छोटा बच्चा कद होगा। उसके अलावा जो थायराइड हार्मोन होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जो होगा, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म भी, या अगर उसको बाद में भी हुआ तो वो भी रीज़न हो सकता है एंडोक्राइन डिजीज का। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होगा, ये सारी चीज़ें कम होंगी, जो भी पिट्यूटरी से निकल रहा होता है उसकी वजह से फिर हाइपोथायराइडिज्म भी होगा, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी भी होगी, और बाकी ACTH भी कम होगा तो कशिंग सिंड्रोम भी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बाकी कम होगा। कशिंग सिंड्रोम कैसे होगा, जब हाइड्रोजेनिक को स्टीरॉइड्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं या इस तरह कुछ है। ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि उससे कम हो जाती है। डायबिटीज़ में भी हो सकता है। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में होता है, इसमें ये सारी आ जाएंगी, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, फिनाइल यूरिया, ये वाली जो सारी डिजीज़ होती हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म में। रिकेट्स में होगा ऑब्वियसली, रिकेट्स जो है वो कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीज़ों का मसला होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंट्रिंसिक डिजीज़ ऑफ बोन, बोन की अपनी डिजीज़ है, कॉन्ड्रोप्लेजिया है, कोई एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है, डिस्प्लेजिया है, ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ये चीज़ें। अच्छा, अब असेसमेंट में आप क्या करोगे, यही सारी चीज़ों की आपने असेसमेंट करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का कैसे आपको पता लगेगा, आप मदर की मिनार्की की हिस्ट्री लोगे, फादर की ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की हिस्ट्री लोगे, अगर वो डिलेड है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर की हिस्ट्री में क्या लोगे, मदर और फादर की अपनी हाइट कितनी है, फाइनल हाइट जो है उनकी अब कितनी है, लो बर्थ वेट, ये हिस्ट्री पता लग जाएगी आपको, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ ये भी पता लग जाएगी। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री आपने उसके ले लेनी है, ठीक है। साइको सोशल हिस्ट्री लेनी है आपने, साइकेट्रिस्ट के थ्रू ये ली जाती है, जो सारा उसका इंटरव्यू होगा साइकेट्री में आएगा ये, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस में कोई उसका इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कंजेनिटल सिंड्रोम तो नहीं है, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं था, डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं है, टॉफ तो नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है, यही सारी डिजीज़ को डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है आपने इसकी। उसके बाद आपने उसकी अपर और लोअर वो लेनी है, अपर और लोअर सेगमेंट की हाइट लेनी है, ठीक है। अपर सेगमेंट क्या होता है, लेग्स जो होती हैं वो यूजुअली ट्रंक होता है ना, बच्चा है अगर तो ये ट्रंक है उसकी, और नीचे लेग्स है, ठीक है। तो ये अपर सेगमेंट बनेगा और ये लोअर सेगमेंट बनेगा। अगर अपर सेगमेंट भी छोटा है और लोअर सेगमेंट भी छोटा है तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। प्रोपोर्शनेट है, दोनों चीज़ें कम हुई हुई हैं। और अगर इनमें से कोई एक चीज़ कम है, यूजुअली वो अपर सेगमेंट जो है वो नॉर्मल होता है, लोअर सेगमेंट छोटा होता है, या वाइस वर्सा, तो उसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर। उनकी अपनी अपनी कॉजेज़ हैं। जो प्रोपोर्शनेट होता है वो कॉमन किस में होता है, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है ना उनके अंदर प्रोपोर्शनेट प्रॉब्लम होती है। और डिसप्रोपोर्शनेट किस में होता है, जो स्केलेटल मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यही कॉन्ड्रोप्लेजिया और प्लेजिया जो है। तो एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस ये हैं कि हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी एंडोक्राइन डिजीज़ है जिसके अंदर प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। और डिस्प्रोपोर्शनेट में एक्सेप्शन क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऐसी बोन से रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद विटामिन की डेफिशिएंसी सारी आपने चेक करनी है। मेल न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली आप कर रहे हो, उसकी आई का एग्जामिनेशन पूरा आ जाएगा, उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर का, उसकी स्किन का एग्जामिनेशन, जॉइंट का, ये ओवरऑल एक बच्चे की आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पूरा ले लेना है। जेनिटेलिया का असेसमेंट, ठीक है। ओरल कैविटी देख लेनी है, उसके अंदर कोई अल्सरेशन वगैरह तो नहीं हुई हुई विटामिन डेफिशिएंसी से, और इन चीज़ों से हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है उसको, उसको अनीमिया भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने
एसोसिएटेड जो होंगी वो सारी चेक करनी है आपने, ठीक है। थायराइड और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी को आपने रूल आउट करना है। ऑब्वियसली उनके थायराइड के और सिम्टम्स भी होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। स्लो होगा बच्चा, उसको जॉन्डिस होता रहेगा, और ये वाली सारी जो है, तो ये चीज़ें। टर्नर सिंड्रोम का आपने देख लेना है, उसमें उसके कैरिंग एंगल ऑफ जो आर्म होता है वो इंक्रीज होता है, उसकी हेयर लाइन एबनॉर्मल होती है, उसका फेशियल फीचर्स भी एबनॉर्मल होते हैं, डिलेड प्यूबर्टी होती है। ये टर्नर अलग से जब पढ़ेंगे गायनी हाउस में आप लोग, तो आपको पता लग जाएगा, तो वो भी देख लेनी है आपने चीज़। इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाओगे? कोई ख़ास इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बस कॉज को आपने ढूंढना है। तो कॉज को ढूंढने के लिए आप थायराइड हार्मोन के सारी प्रोफाइल करवा लोगे, T3 T4 TSH। ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स करवा लोगे डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन के करवा सकते हो, या फिर उसका जो मीडिएटर्स होता है सोमेटो मीडिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 भी कहते हैं शायद उसको, वो आप करवा सकते हो। तो बाकी एक्सरे करवा लोगे, ESR करवा लोगे, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड यूरिया, CBC। ये चीज़ें आप क्यों करवा रहे हो? ताकि सारी एबनॉर्मलिटीज़ आप देख सको कि एनीमिया तो नहीं है उसको, कोई कोई यूरिन के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है, ESR CRP तो नहीं रेज उसका। एक्सरे आप करवा रहे हो कि बोन की अपनी कोई इननेट डिजीज़ तो नहीं है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया वगैरह, ठीक है। अगर आप उसकी मेल एब्जॉर्प्शन देखना चाहते हो तो बायोप्सीज ले सकते हो आप, जिजनल बायोप्सी। सीलिएक डिजीज़ में मोस्ट स्पेसिफिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जिजनल बायोप्सी है, ठीक है। उसमें एट्रोफी ऑफ विलाए हुई भी होगी, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। कैरियोटाइपिंग कर सकते हो, क्रोमोसोम एनालिसिस जो होता है उसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स का पता लग जाएगा, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है। सीरम कैल्शियम फॉस्फेट अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन लेवल्स, इनमें से कोई भी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जैसे जैसे आप ये सारी डिजीज़ पढ़ते जाओगे आपको पता लगता जाएगा किस किस में शॉर्ट स्टेचर है, तो उसका हम टेस्ट करवा लेते हैं। अच्छा, आप सिनेरियो अब ये सामने साथ ही लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं। खैर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले का सिनेरियो है 14 ईयर ओल्ड बॉय। अब 14 ईयर ओल्ड बॉय है, तकरीबन जो है वो प्यूबर्टी में शायद चला ही गया, वो बॉय है। तो ये चीज़ आपने देखनी है एज देखते हुए। प्रेजेंट विद छोटा कद, ही इज़ डेवलपमेंटली नॉर्मल। डेवलपमेंटली नॉर्मल होने का क्या मीनिंग है? कल हमने डेवलपमेंट डिस्कस की थी। कि उसका कद तो छोटा है लेकिन चलने फिरने में ठीक है, वो उसकी फंक्शन एबनॉर्मल नहीं है, उसका कोई भी लिंपिंग नहीं कर रहा, वो कोई रेंज ऑफ मूवमेंट उसकी ख़राब नहीं है। ये चीज़ें एक मिनट। ओके पेज 450। 14-year-old boy present with short stature. He is developmentally normal. He has a normal past medical history. He is the shortest. He is the shortest boy in the class. His father began puberty at age 16 and completed his growth at age 19 year. He is now 6 feet tall. तो अब मुझे कोई बताएगा इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले के साथ जा की तरफ लेकर जा रही है इसको। माइक ओपन कर सकते हो आप। एनीवन? बोल दो, गलत ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मसला नहीं है। कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री एसोसिएटेड नहीं है। प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। उसको कोई भी कंजेनिटल डिजीज़ नहीं थी, लो बर्थ वेट नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी, ठीक है। और उसके अलावा उसके फादर का भी मेंशन किया हुआ है कि 16 पर उनकी थी और उसके बाद उन्होंने मतलब नाउ ही 6 फीट टॉल। ठीक है, हाँ, 16 पे प्यूबर्टी हुई थी, तो प्यूबर्टी कब हो जानी चाहिए? प्यूबर्टी की नॉर्मल एज 14 फॉर 14। बॉयज़ और 13 फॉर आई थिंक फीमेल्स है, ठीक है। उसके बाद डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं हम उसको। तो और दूसरी बात उसने बताई है, फाइनल हाइट ठीक थी उसके फादर की भी, अब मतलब 6 फीट के हैं, काफ़ी अच्छी हाइट है। तो ये चीज़ सारी इसके साथ जा रही है,
ठीक है, बाकी मैंने सारा आपको बता दिया इसमें से। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट है इसमें रीअश्योरेंस के, उसके जो मदर है फादर हैं उनको आपने बताना है इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये अटेन कर लेगा अपनी हाइट। ठीक है, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो ज़्यादा मसला उसको क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होगा उसको, कि बच्चे बाकी जो होंगे वो उसको अ, तंग करेंगे या कुछ इस तरह का सीन होगा, तो उसकी साइकोलॉजिकल वो करनी है, काउंसलिंग वगैरह ये चीज़ कर देनी है उसकी। ठीक है, बाकी थर्ड, अगर बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके फादर मदर की, तो टेस्टोस्टेरॉन आप लो डोजेस में उसको दे सकते हो। टेस्टोस्टेरॉन बॉयज़ के अंदर क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन वैसे भी जो नेचुरली रिलीज़ हो रहा होता है वो ग्रोथ स्पर्ट करवाता है, उसमें ग्रोथ एकदम से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो वो ग्रोथ वेलोसिटी के तो इंक्रीज़ कर देगा, लेकिन मतलब फाइनल हाइट तो नॉर्मल ही होती है इनकी, तो फाइनल हाइट जल्दी अचीव हो जाएगी। तो बस यही होगा। ग्रोथ हार्मोन का एज सच कोई इसमें रोल नहीं है, ग्रोथ हार्मोन नहीं देना आपने, टेस्टोस्टेरॉन देना। ठीक है, दूसरा आ जाता है फेमिलियल। फेमिलियल जेनेटिक में किसी को कंफ्यूजन है कोई? अच्छा, इसमें एक एमसीक्यू में आपका और पॉइंट भी आता है कि बोर्न एज इज़ यूजली इक्वल टू द हाइट एज बट इज़ रिलेटिव टू द क्रोनोलॉजिकल एज। ये वाली जो है ना आपकी एमसीक्यू में स्टेटमेंट आ जाती है कभी कभी, कि बोर्न एज इज़ इक्वल टू हाइट एज। ठीक है, बोन का जब आप एनालिसिस करवाओगे, बोन की जो अपनी एज होती है उसमें, ये बोन एज जो है उसके उससे पता लगता है कि बोन की अपनी ग्रोथ सिर्फ बोन की कितनी हुई हुई है। ठीक है, तो वो हाइट के मुताबिक उतनी नॉर्मल होगी, क्रोनोलॉजिकल एज से लेकिन कम होगी। ठीक है, बोन के एनालिसिस से जो आप बच्चे की एज निकालोगे, वो बच्चे की जो अब अभी फॉर एग्जांपल 16 साल का बच्चा है, जो बोन के एनालिसिस से उसकी एज निकलेगी ना, वो 14 ईयर्स की होगी। ठीक है, और हाइट से, हाइट उसकी तो पहले ही छोटी है, 16 साल का बच्चा है लेकिन 14 ईयर्स वाली उसकी हाइट है। तो बोन एज और हाइट एज आपस में ठीक होगी, इक्वल होगी, लेकिन जो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज है, जो उसकी असल एज है, उससे कम होगी। ये बात समझ आई है? थोड़ा सा ट्रिकी है ये। क्रोनोलॉजिकल एज बेसिकली उसकी जो बर्थडे से जो सिस्टम है वो की चीज बात कर रहा हाँ हाँ, क्रोनोलॉजिकल एज जो उसकी नॉर्मल एज है, बर्थ से लेके अब तक कितने साल का हो चुका है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। हाइट एज वो एज है जो उसकी अब हाइट है ना, उस उस हाइट के मुताबिक जो मतलब 16 ईयर्स का बच्चा आया आपके पास। ठीक है, तो ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है। हाइट एज क्या है उसकी, आप हाइट देखोगे, फॉर एग्जांपल 16 ईयर्स की पता नहीं कितनी होती है, लेकिन चलो हम कह लेते हैं कि 4 फीट, 4 फीट हाइट है उसकी। तो 4 फीट पे आप देखोगे कि इस एज, ये किस एज के साथ कोरेस्पॉन्ड कर रही है, वो हाइट एज हो जाएगी। और बोन्स को आप करोगे एक्सरे से और बाकी चीज़ों से देखोगे तो वो वाली बोन एज हो जाएगी। ठीक है, फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर में अब इसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा। इसमें क्या होता है, बोन एज क्रोनोलॉजिकल एज के करीब करीब होती है या अप्रोप्रिएट होती है उसके लिए। ठीक है ना, ऊपर क्या था, बोन एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज, इसमें बोन एज इज नियर टू द क्रोनोलॉजिकल एज। ये दो इसमें फ़र्क है, आपके एमसीक्यूज में आता है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, ये तो आपको पता लग ही जाएगा, इसमें आप पूरा ग्रोथ वेलोसिटी भी कम हुई भी होगी। ऊपर वाले दोनों में ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल थी। ठीक है, इसमें ग्रोथ वेलोसिटी कम होगी, लेस देन, वैल्यू नहीं आती है इसकी, उन्होंने बस यही बताया होता है कि लो ग्रोथ वेलोसिटी है। ठीक है, और कोई डिजीज़ नहीं होगी वगैरह वगैरह, वो सारी मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूँ चीज़। ट्रीटमेंट क्या, फेमिलियल का हाँ ट्रीटमेंट रह गया, क्या ट्रीटमेंट होगा फेमिलियल शॉर्ट स्ट्रेचर अगर तो? काउंसलिंग। काउंसलिंग, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो कुछ उसकी हाइट। ठीक है, इमोशनल काउंसलिंग आपने उसकी करनी है बस, और मदर और फादर को बता देना। कॉन्स्टिट्यूशनल किधर गया,
हाँ, इसमें ग्रोथ हार्मोन वाले में क्या करना है आपने, ग्रोथ हार्मोन अब इसकी डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन आप देख सकते हो, रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आता है, वो आप दे दोगे उसको, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी होनी चाहिए और थायराइड हार्मोन नॉर्मल होने चाहिए। ये 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट है इसकी। जब आप ये दोनों पूरी कर लो तो फिर आप दे सकते हो। हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या है, पढ़ चुके हैं हम, ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल से कम होती है और T3 T4 TSH लेवल्स विच आर थायराइड फंक्शन टेस्ट वो आप करवाओगे और उसके बाद थायरॉक्सिन दोगे। इसकी डोजेज आगे आएंगी अभी। क्रोनिक सिस्टेमिक डिजीज़ है तो आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। और डाइट जो है वो उसको पॉजिटिव में ले जाओगे, लाइक कैलोरी क्या कहते हैं उसको, कैलोरीज जो है वो ज़्यादा कर दोगे उसकी, ठीक है, क्योंकि उसकी डिजीज़ के ऊपर तो कैलोरीज लग रही हैं, उससे ऊपर आपने कैलोरीज लेकर जानी है जो उसकी बाकी बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ है उसको पूरा करें। तो बेसिकली इसमें यही है। पहला पॉइंट क्या है, अंडरलाइंग डिजीज़ को आपने ट्रीट करना है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, कैलोरीज को बढ़ाना है आपने। अंडर न्यूट्रिशन है तो क्या करोगे, न्यूट्रिशन ठीक करोगे उसकी। इनकी डिटेल आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, मेल न्यूट्रिशन के ऊपर। साइको सोशल डेप्रिवेशन है तो साइकेट्रिस्ट के पास बच्चे को भेजोगे, जो भी फैक्टर्स हैं, पुअर है तो उसकी फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सारी चीज़ें होंगी। कोई और मसला है तो उसको फॉस्टर केयर वगैरह और ये उसको जो होम होते हैं इनके बच्चों के, उधर भेज दोगे आप उसको, ठीक है। ये चीज़ें, बाकी साइकेट्रिस्ट उसकी काउंसलिंग करेगा बाकी, और ड्रग्स वगैरह देगा। इन बच्चों के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, ये लड़ाई झगड़ा मार कुटाई डर जाना, इस तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। डिस्प्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर, अब डिस्प्रपोर्शनेट में मैंने आपको क्या बताया था कि डिस्प्रपोर्शनेट में कॉमन कौन से हैं, जो स्केलेटल डिस्प्लेजिया हैं या एकॉन्ड्रोप्लेजिया, ये कॉमनली डिस्प्रपोर्शनेट शॉर्ट स्टैचर में आते हैं। और इसमें एक्सेप्शन कौन सी है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, उसमें अंदर डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होता। बस इसमें आपने इतना ही याद रखना है। डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अपर टू लोअर बॉडी जो सेगमेंट रेशो है वो डिस्टर्ब होती है इसमें, ठीक है। दोनों का साइज डिफरेंट होता है, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का। उसमें रेडियोलॉजिकल एनालिसिस करना है आपने सारी बॉडी का, क्योंकि ये बोन डिजीज़ के बारे में, तो बोन के अंदर आपने डिजीज़ ढूंढनी है। अच्छा, ये जो टॉपिक था इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं, एससीक्यू में ये कभी नहीं आया, लेकिन एमसीक्यूज इसमें से लाजमी आते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये करवा दिया। किसी को इसमें कुछ समझ ना आया हो शॉर्ट स्टेचर में? क्या इसमें आपने करना है, क्लासिफिकेशन करनी है आपने इसमें? चलो रिवाइज कर लेते हैं इसको थोड़ा। कैसे क्लासिफाई करेंगे हम शॉर्ट स्टेचर के साथ पेशेंट आया अगर, तो 2 क्या मेजर क्लासेस बनेंगी उनकी? नॉर्मल proportionate वेलोसिटी, disproportionate ठीक है, प्रोपोर्शनेट डिस्प्रोपोर्शनेट भी बन सकती है, और दूसरा जो बताया किसी ने, ग्रोथ वेलोसिटी नॉर्मल है और ग्रोथ वेलोसिटी डिक्रीज्ड है, ये 2 बनेंगी, ठीक है। प्रोपोर्शनेट किस किस कॉज में होती हैं? प्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर किस किस कॉज में होता है? familial nutritional and इस तरह की चीज होता है। और मेजर जो है वो एंडोक्राइन में भी होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एंडोक्राइन कौन सी में प्रोपोर्शनेट नहीं होगा? ऊपर दिखाया था मैंने, थायराइड, हाइपोथायराइड में, ठीक है। और डिस्प्रोपोर्शनेट किस में होता है, स्केलेटल डिस्प्लेजिया में, एकॉन्ड्रोप्लेजिया में। एक्सेप्शन क्या है, किसके अंदर डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में, ठीक है। अब दूसरी तरफ उसमें आपने याद रख लेना है क्या कहते हैं, नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी। नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी में आता है फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले एंड लो बर्थ वेट या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, वो भी लो बर्थ वेट ही होंगे, ठीक है। ये आ जाएंगे। अब इनको आप अलग अलग कैसे करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले को और फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर को। अगर किस उसने क्वेश्चन में यहाँ तक दिया कि शॉर्ट स्टेचर है और नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है, उससे अगली क्या बात देगा वो, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशनल और फेमिलियल को अलग अलग कर लो? family history ठीक है, फैमिली हिस्ट्री देगा वो, ठीक है। उसके अलावा क्या दे सकता है, बोन एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज या बोन एज इज लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज,
ये चीज़ वो दे सकता है। अगर लेस देन क्रोनोलॉजिकल एज है तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल, और अगर बोर्न एज इज इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज है तो फेमिलियल। इस तरह ही आएगा आपका एमसीक्यू। ये 5 सेंटीमीटर पर ईयर याद रख लेना, ग्रोथ वेलोसिटी आ ही ना जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंडोक्राइन में से 2 ही क्वेश्चन आते हैं आपके एससीक्यू के अंदर, या तो कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये डिलेड प्यूबर्टी वगैरह ये सारा आपके गायनी से रिलेटेड है, यहाँ नहीं पढ़ना आपने। अच्छा, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म नाम से पता लग रहा है, कंजेनिटल मींस बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होगा, हाइपोथायराइडिज्म मींस थायराइड हार्मोन लेवल या थायराइड ग्लैंड का फंक्शन एडिक्वेट नहीं है, ठीक है, सब ऑप्टिमल है। इंसिडेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ेंगे भी नहीं इसलिए। एटियोलॉजी लेकिन याद रखने की ज़रूरत है, और मोस्ट कॉमन वाली लाजमी याद रखनी है, ये एमसीक्यू आता है आपका। डिसजेनेसिस या एप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये मोस्ट कॉमन 90% ऑफ द केसेस में। डिसजेनेसिस एंड एप्लेजिया ऑफ थायराइड ग्लैंड, कि थायराइड ग्लैंड जो है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बना ही नहीं है, या बना है तो वर्किंग नहीं है, ठीक है। डिसजेनेसिस एबनॉर्मल है, या एप्लेजिया बना ही नहीं है, ये है। दूसरी को बाकी कॉजेज रीड आउट कर लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल पोजीशन से कहीं और है, बेसिकली बेस ऑफ टंग से इसकी माइग्रेशन होती है ना, और वो सारी थायरोग्लोसल डक्ट से बनती है हाइड बोन, और नीचे आके अपनी फ्रंट ऑफ ट्रैकिया पे आके फिक्स हो जाता है ये। तो इस पूरे एरिया में कहीं पे भी हो सकता है ये, तो ये एक टॉपिक हो जाएगा। इनबॉर्न डिफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन सिंथेसिस, जो थायरोक्सिन के बनने के T3 T4 बनने के सारे स्टेप्स हैं जो फिजियोलॉजी में कभी पढ़े होंगे, वो उनमें से कोई एंजाइम वगैरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो या किसी ट्रांसपोर्टर का प्रॉब्लम है जेनेटिक डिजीज़ की वजह से, तो तब भी नहीं बनेगा थायराइड। एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस टू थायरोक्सिन, थायराइड हार्मोन तो सही फंक्शन कर रहा है, हार्मोन के लेवल्स भी ठीक हैं, लेकिन एंड ऑर्गन पे जो रिसेप्टर होते हैं जिनके ऊपर जाके उसने एक्ट करना है ऑर्गन्स के ऊपर, वहाँ पे वो रिसेप्टर कम है या किसी वजह से रेजिस्टेंस है, ठीक है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, आपको पता है कि जो ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं, या TSH होता है और TRH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोपिन एंड रिलीजिंग हार्मोन, ये आ रहे होते हैं ऊपर से, जो मतलब पूरा एक्सेस बना हुआ होता है, वो कम हो सकते हैं। एंडेमिक गोइटर हो सकता है आयोडीन डेफिशिएंसी, मदर की डाइट में आयोडीन नहीं थी, बच्चा पैदा हुआ फिर भी आयोडीन नहीं थी, तो एंडेमिक गोइटर इन जगहों पे ये होता है। पूरी पॉपुलेशन में इंसिडेंस हाई होगा गोइटर का, फीमेल्स में भी और बच्चों में भी फिर हो जाएगा। ट्रांसप्लेसेंटल सप्रेशन कैसे होगी, मदर अपने थायराइड डिजीज़ के लिए या किसी और डिजीज़ के लिए ऐसी कोई ड्रग ले रही थी जो सप्रेशन करवाती है, ठीक है। अमेड्रोन है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है, लिथियम है जो बाइपोलर डिसऑर्डर में दी जाती है, तो ये सारी असला करती हैं थायराइड के साथ, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे में आएंगी और उसके थायराइड के साथ भी प्रॉब्लम करेंगी, इडियोपैथिक अननोन कॉज के साथ। क्लिनिकल फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिखने के लिए भी आ जाते हैं ये, इसके इतने इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीज़ों के नहीं आते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, जितना कम थायराइड हार्मोन होगा उतने ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है। सबसे पहले बर्थ से शुरू करेंगे हम, बच्चा बड़ा होता जाएगा बताते जाएंगे। बर्थ पे क्या प्रॉब्लम होगी, पोस्ट टर्म बेबी होगा। टर्म क्या होती है, 37 वीक्स पे जो है ना वो टर्म स्टार्ट हो जाती है, और 42 वीक्स तक होती है, तो 42 वीक्स के बाद पोस्ट टर्म होगा, लेट बच्चा पैदा होगा, बर्थ वेट उसका इंक्रीज्ड होगा, ठीक है। ये तो बर्थ पे प्रॉब्लम होंगे। बर्थ के बाद क्या आती है पीरियड, न्यूनेट। न्यूनेट में क्या होगा, जैसे ही पैदा होगा हाइपोथर्मिक होगा, ठीक है, साइनोटिक होगा, एक्रोसाइनोसिस होता है पेरिफेरल, उसको ना साइनोटिक होगा, मतलब उसके लिम्स जो हैं उसमें ब्लू होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, लार्ज पोस्टीरियर फॉन्टेनल होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, पुअर मसल टोन, पुअर फीडिंग, न्यूनेटल जॉन्डिस। इसमें याद तो वैसे सारी करनी चाहिए आपको, जो नहीं भूलनी है आपने वो ये है, उसके साथ 75% उसने लिखा भी हुआ।
अक्सर जो न्यूनेटल जॉन्डिस होता है ना, यरकान हुआ होता है बच्चे को एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेमैन टर्म्स में, वो किस वजह से होता है? हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं इसको, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है। ठीक है, तो ये नहीं भूलना आपने। अगर कोई बच्चा, अक्सर क्वेश्चन आता है कि बच्चा हाइपोथर्मिक है और उसको न्यूनेटल जॉन्डिस है, बस इतना क्वेश्चन होता है, बताओ क्या है। तो वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। जॉन्डिस की एक कॉज आपने ये ज़रूर याद रखनी है कि कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म होती है, साथ इसमें से बाकियों में से एक चीज़ देगा वो, तो ये आपने याद करनी है सारी। अच्छा, अब बड़ा हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट मंथ से आगे बात चलेगी है, तो इसमें फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वही वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे जो एडल्ट लाइफ के अंदर हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। याद है ना, पैथो में भी शायद पढ़े हो, कौन कौन से पढ़ लिए होंगे? लिथार्जी पढ़े होगा, सुस्ती, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन पढ़ा होगा, और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस पढ़ा होगा, उसे नॉइजी ब्रीदिंग याद रख लो आप, हॉर्स क्राई याद रख लो, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ें फिर आपको स्लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोड रिलैक्सेशन कंपोनेंट ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो फेशियल फीचर्स हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। कोर्स स्पेशीज होगी, लार्ज टंग, थिक लिप्स, लार्ज फॉन्टेनल और हाइपोटोनिक बेबी होगा, ठीक है। फ्लॉपी सा चाइल्ड होगा, यानी उसके मसल्स के अंदर टोन ही नहीं होगी जैसे नॉर्मल बच्चों में होती है, ये चीज़ है, ठीक है। और स्लो रिलैक्सेशन कंपोनेंट ऑफ डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस, ये स्पेसिफिक टू हाइपोथायराइडिज्म है, इसको हम कहते हैं वॉल्टमैन साइन, ठीक है, वॉल्टमैन साइन इनमें पॉजिटिव होगा। सिवियर कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिवियर कैसे होगा? शॉर्ट स्ट्रक्चर है, एपिफिजियल डिसजेनेसिस है, एपिफिजियल प्लेट होती है ना जो ग्रोथ बोन में होती हैं, ग्रोथ प्लेट जो होती हैं वो बिल्कुल ही डिसजेनेसिस होगी, बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं हो रही होगी बोन की, अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है इसकी। फिजिकल ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंटल नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको याद करने पड़ेंगे। डायग्नोसिस कैसे होगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप उसकी ग्रोथ असेस करोगे, अपर सेगमेंट देखोगे, लोअर सेगमेंट दोगे, डिस्प्रपोर्शनेट शॉर्ट स्ट्रेचर या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगी उसके अंदर, ठीक है। ये आ गया लीनियर ग्रोथ। थायराइड फंक्शन टेस्ट, ऑब्वियसली हाइपोथायराइड है तो क्या होगा? T3 T4 कम होंगे, और TSH क्या होना चाहिए? TSH को थायराइड एजेनेसिस है ना, थायराइड ग्लैंड जो है वो सही काम नहीं कर रहा या उस है ही नहीं, वो तो प्राइमरी कॉज हो जाएगी। प्राइमरी कॉज में TSH इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा। हमने रेयर कॉज में अगर हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी कॉज है, रेयर केसेस में कम भी हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ो आप। एक्सरे पे क्या होगा? एक्सरे फाइंडिंग्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी रिकेट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? जो एपिफिजियल जब ग्रोथ प्लेट बननी थी वो नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो एबनॉर्मल होगी, डिसजेनेसिस होगा उसका, ठीक है। जो नॉर्मल सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, वो उनका जो नॉर्मल नंबर होता है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर भी ग्रोथ ठीक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। एपिफिजियल डिसजेनेसिस, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, बोन ग्रोथ इज डिलेड, और लार्ज फॉन्टेनल हैं, और सुचरल बॉन्स हैं। सुचरल बॉन्स आपने वो जो होती हैं वर्मियन बोन्स हैं, ठीक है। सुचर्स के दरमियान छोटी छोटी इंटरस्टिशरल बोन्स आ जाएंगी। ये एक्सरे पे आपको ये फाइंडिंग्स नजर आएंगी। थायराइड स्कैन आप करोगे तो उसमें क्या है, या तो थायराइड ग्लैंड सिरे से होगा ही नहीं, या नॉर्मल साइज से छोटा साइज होगा उसका, या उसकी लोकेशन एबनॉर्मल होगी, एक्टोपिक होगा। ये आपको थायराइड स्कैन पे पता लगेगा। थायराइड स्कैन पे बेसिकली होता क्या है, ये रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन है। रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन क्या होता है कि आप एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देते हो जो उस ऑर्गन में जाके अकोमुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आयोडीन दिया जाता है 131 जो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। फिर बाहर से गैमा कैमरा क्या होता है? बेसिकली रेडियो एक्टिव जो रेज निकल रही होती है, रेडिएशन निकल रही होती है, गैमा रेडिएशन, उसको डिटेक्ट कर रहा होता है वो। तो जिस ऑर्गन के अंदर गैमा रेडिएशन होगी उसी को वो डिटेक्ट करेगा, उसकी लोकेशन भी बता देगा, उसका साइज भी बता देगा, और फंक्शन भी बता देगा, ठीक है। ये याद रखना है, जितने भी रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन है वो लोकेशन और एनाटमी थोड़ी बहुत बताते हैं, साथ फंक्शन भी बताते हैं। अपटेक हो रहा है इट मीन्स फंक्शन है, अपटेक नहीं हो रहा तो फंक्शन नहीं है।
ईसीजी में क्या होगा, लो वोल्टेज होगी सारी चीज़ें, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। पी वेव, टी वेव, क्यूआरएस कम्प्लेक्सेस, पुअर वेंट्रिकुलर फंक्शन, सब कुछ स्लो है। और इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम जो है उसमें भी लो वोल्टेज होगी, मतलब दोनों में ही लो वोल्टेज है। इसमें इतना ही याद रखना, आपने डिटेल नहीं करनी, इंपॉर्टेंट नहीं है, करो तो अच्छी बात है। ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन। हर तरह के हाइपोथायराइडिज्म की यही ट्रीटमेंट है, लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन। डोज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक तो है लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन, दूसरा है मॉनिटरिंग। अब बच्चा जाहिर सी बात है शॉर्ट स्टेचर है उसका, तो उसको आपने डिफरेंट इंटरवल्स पे दोबारा बुला के उसकी एक्सरे करवाने हैं, उसकी हाइट चेक करनी है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, ये आ जाएगी। और बाकी जो सारे सिम्टम्स आ रहे थे, हाइपोथर्मिया और कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मॉनिटर करनी है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन हो गई, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गई, सिम्टम्स की मॉनिटरिंग होगी, और थर्ड ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशंस की मॉनिटरिंग करनी है आपने। जो थायरॉक्सिन होता है उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है आपको, पहले हाई डोज में स्टार्ट करवाते हैं, फिर आहिस्ता 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 उसको एक मेंटेनेंस लेवल पे ले आते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा ले रहा होगा वो डोज अपने रिक्वायरमेंट से, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म के ट्रीटमेंट सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। हाइपर थायराइडिज्म की ट्रीटमेंट आपको पता है, टैकीकार्डिया, palpitations, स्वेटिंग, हीट इंटॉलरेंस, डायरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ट्रेमर्स। तो ये इनको आपने जो है वो करना है, ठीक है। फॉलोअप पे भी यही चीज़ें हैं जो अभी बता दी आपको, ग्रोथ वगैरह और सिम्टम्स देखने हैं आपने। समझ आ गया? कंजेनिटल हाइपोथायराइड वैसे इजी है क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ही है बेसिकली। इन्वेस्टिगेशन वही है जो आप मेडिसिन में पढ़ोगे, और ये एक्सरे वगैरह ऐड है इसके अंदर, ट्रीटमेंट भी वही है जो आप एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करते हो। Okay. A 5-year-old boy present with weight loss over the previous 2 weeks and nighttime enuresis. Enuresis being urination or micturition. He is increasingly confused for the last several hours. His breath is fruity. On examination, blood pressure is 90/60 and heart rate is 130 beats per minute. Mucous membranes are dry and respiration is rapid and deep. Blood glucose is 550 milligrams per deciliter. तो बेसिकली चिल्ड्रन में इसलिए कॉमन होता है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसका डायग्नोसिस नहीं होता अभी तक चिल्ड्रन में। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस आपको पता है यंगर एज में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। उसको अर्ली ऑनसेट भी कहते हैं, जुवेनाइल ऑनसेट ये भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसलिए ये कॉमन है। दूसरा, अब इसमें पहले वो बताएगा आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स, वो क्या होते हैं, या आप मुझे बताओ आप जल्दी से। पोली 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 थे ना, पोली Poly, यूरिया, polydipsia and polyphagia. पोलीफेजिया और वेट लॉस, ये चार आपने याद रखने हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया एंड वेट लॉस, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ वो देगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी, पिछले कुछ घंटों में या 1-2 घंटे में उसको अचानक से उसको कुछ होगा। क्या होगा उसको, पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन के साथ, बहुत ज़्यादा ना दर्द हो रहा होगा उसको, टैकीकार्डिया के साथ, हार्ट रेट बहुत ऊपर गया हुआ होगा, और पाल्पिटेशंस के साथ कर सकता है। हार्ट रेट जब इंक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा तो पाल्पिटेशंस होना स्टार्ट हो जाती हैं, हार्ट की बीट्स फील होना शुरू हो जाती हैं, वो पाल्पिटेशंस, ठीक है। और डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स अभी हम देखते हैं क्या होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूटी स्मेल, एसीटोन ब्रेथ या फ्रूटी स्मेल, ये दोनों वर्ड्स हो सकते हैं। ये होते हैं जो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं ना, उसमें एक एसीटोन होती है, एसीटोन की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी होती है, तो वो बता सकता है आपको, या एसीटोन लाइक स्मेल बता सकता है, ये होगा। और कस्मॉल्स ब्रीदिंग होगी। कस्मॉल्स ब्रीदिंग अलग चीज़ है, कस्मॉल साइन अलग चीज़ है। कस्मॉल साइन आपका होता है और चीज़ों में, कार्डियक टेम्पोनार्ड और इन चीज़ों में वगैरह में होता है। तो कस्मॉल्स ब्रीदिंग होगी, डीप रैपिड ब्रीदिंग। इसका दूसरा वर्ड वो लिखता है एयर हंगर,
ठीक है। एयर हंगर क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चा जो है ना वो बेसिकली कीटोन बॉडीज क्या होती हैं? एसिडोसिस की वजह से। हाँ, कीटोन बॉडीज जो हैं वो एसिड्स हैं, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटो एसिटिक एसिड, ये एसिड्स हैं। तो जब ये ब्लड में एसिड्स बढ़ जाते हैं तो एसिडोसिस हो जाता है, विच इज़ मेटाबॉलिक टाइप। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपनसेशन कैसे होती है? रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन मींस पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के चक्कर में उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेट अपर उस पर चली जाएगी, इस वजह से रैपिड और डीप ब्रीदिंग हो रही है उसको। ठीक है ना। और ग्लूकोज लेवल्स वही जो डायबिटीज़ में होते हैं इंक्रीज होंगे बहुत ज़्यादा, 550 का लेवल है इसमें। अब ये इसकी कुछ क्राइटेरिया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 250 रेज्ड होगा ऑब्वियसली। इसके साथ एडल्ट्स में है, वैसे इधर कॉम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसीमिक स्टेट। ठीक है, एक उसके साथ भी कॉमा हो सकता है, लेकिन उसमें एसिडोसिस नहीं होता, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं। एडल्ट्स की डिजीज़ है वो हम मेडिसिन में ही डिस्कस करेंगे, एंडोक्राइन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करता, लेकिन बस एक आपने याद रखना ही है, HHS भी एक चीज़ होती है। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी नहीं है ये हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट। ठीक है, pH less than 7.25 which means it is an acidosis. Plasma bicarbonate levels are low, 15 से कम है, ये लो है, तो ये मेटाबॉलिक की तरफ लेकर जा रहा है। ये भी हम, बल्कि आपने किया होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये चीज़ें पता है ना। बेसिकली इस क्राइटेरिया में ये बताना चाह रहा है वो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है पेशेंट, बस। अच्छा, सिवियर कब कहोगे आप उसको? जब बहुत ही पीएच बिल्कुल सिवियर रेंज में चली जाएगी, 7.1 से कम, और ये ऑलमोस्ट बहुत सिवियर डिजीज़ है ये। ठीक है, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 का दूसरा नाम जो है उनमें ज़्यादा कॉमन है ये, बल्कि उसी में कॉमन है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या होंगे? एक्यूट इन्फेक्शन और इंसुलिन की डोज आपने छोड़ दी है। ठीक है, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। इसमें सर्जरी भी लिख सकते हो आप कि अगर आपने इंसुलिन की डोज के बगैर सर्जरी वगैरह परफॉर्म कर दिया है, कोई भी स्ट्रेस दिया है ना बॉडी को और इंसुलिन की डोज एडजस्ट आपने नहीं की, तो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है डीके को। अच्छा, मैनेजमेंट कैसे होगी? मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसमें, वो आपको तब पता लगेंगे जब आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी पता है, मतलब वो समझ आपको तब आएंगे, याद तो आप ऐसे कर ही लोगे। इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है तो बेसिकली इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है एज सेल की चाबी है ये। ठीक है, ये सेल को इंसुलिन जाके बाइंड करेगी तो सेल खुलेगा और उसके अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर काम करेंगे, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। अदरवाइज ग्लूकोज ब्लड के अंदर रहेगा, जिसकी वजह से उसका लेवल बड़ा रहेगा, हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा। तो इंसुलिन नहीं है, चाबी नहीं है, ग्लूकोज जा नहीं सकता सेल के अंदर, ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया हाइपरग्लाइसीमिया। उस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा? किडनी जो है उसको यूरिन के अंदर निकालती रहेगी, जब यूरिन के अंदर जाएगा तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, और वाटर कहाँ मूव करता है? जहाँ पे ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है, तो वाटर जो है वो किडनी में से निकल के ग्लूकोज की तरफ जाएगा, यानी यूरिन के अंदर वाटर सारा लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया हो रहा है। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होगी? एक तो ये यूरिन में जा रहा है ना, दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वहाँ के ऊपर भी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हुई हुई है। तो जो ब्लड ये वाटर है वो इंट्रावास्कुलर स्पेस के अंदर से निकल के, ब्लड के साथ से निकल के एक्स्ट्रा वास्कुलर इंटरस्टिशियम वगैरह में जो है वो चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, ये दोनों ही कॉजेज हैं, दोनों ही मिलकर डिहाइड्रेशन करवाएंगे।
तो जब डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज़ ये है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सेल्स को जब नहीं मिल रही कोई भी चीज़, एनर्जी नहीं मिल रही, उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो बेसिकली एनर्जी नहीं बना सकते, वो एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी डिफिशिएंसी हो गई है बॉडी के अंदर, तो वो अपना मेटाबॉलिज्म कीटोन बॉडीज़ के ऊपर शिफ्ट कर देगा, कीटोन बॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा फैट से। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए बीटा ऑक्सीडेशन। हाँ, उसके लिए जो है वो फैटी एसिड्स इंक्रीज होंगे, लाइपोलाइसिस होगा उनका, उसके बाद कीटोन बॉडीज़ बनेंगी। और अब ये जो कीटोन बॉडीज़ बनेंगी ये फिर मसला है बॉडी के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा पीएच ड्रॉप होता जाएगा, एसिडिक है ना, ये एसिडिक रेंज में जाता जाएगा पीएच। तो दोनों मसले हो रहे हैं, एक साइड पे डिहाइड्रेशन हो रही है और दूसरी साइड पे एसिडोसिस भी हो रहा है। और तो ये मिला जुला के, और थर्ड चीज़ इसमें हो रही है पोटाशियम डिप्लीशन। पोटाशियम डिप्लीशन कैसे हो रही है, जब लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन हो रहा है और रीनल एक्सक्रीशन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम भी होगी, ठीक है। दूसरी बात पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये 3-4 मैकेनिज्म होंगे और इन्हीं मैकेनिज्म को आपने ठीक करना है। इंसुलिन डेफिशिएंसी हुई भी है तो आप इंसुलिन दे दोगे, और पोटाशियम का मसला हुआ है तो आप पोटाशियम दे दोगे, डिहाइड्रेशन हुई भी है तो आप नॉर्मल सलाइन दे दोगे, जिसकी वजह से मतलब फ्लूइड दोगे पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपने ट्रीट करनी है। अब इसको हम देख लेते हैं कैसे है। मैनेजमेंट में बेसिक स्टेप्स क्या हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, स्पेशली पोटेशियम एंड इंसुलिन। फ्लूइड रिप्लेसमेंट आप कैसे करेंगे, अभी तो बताया, नॉर्मल सलाइन दोगे उसको, ठीक है। रिंगर लैक्टेट भी दे सकते हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आपने देने हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस यूज़ करने, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। सेकंड स्टेप है आपका इंसुलिन थेरेपी, बल्कि ये हम ना इनके लेवल देखते हैं कि ये कितनी रिक्वायरमेंट है। दूसरा स्टेप है इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन क्या करेगी, जितना भी ग्लूकोज है उसको सारे को सेल्स के अंदर मूव करवाएगी और ग्लूकोज के उसको कम करेगी, लेवल्स को कम करेगी। दूसरा कीटोन बॉडीज़ पे जो मेटाबॉलिज्म शिफ्ट हुआ होगा उसको वापस ग्लूकोज के ऊपर शिफ्ट करेगी, ठीक है। अब जब आप इंसुलिन लगाते हो तो अचानक से ग्लूकोज लेवल कम होते हैं, अब ग्लूकोज लेवल को साथ साथ मॉनिटर भी करना है आपने। जब 250 हमने रेंज पढ़ी थी ना, 250 क्राइटेरिया में क्या था, 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ग्लूकोज उसमें ऊपर होता है। तो जब 250 के अराउंड आ जाएगा, डेबिट में 252 लिखा हुआ है, तो इससे जब कम होने लगेगा तो आपने फिर डेक्सट्रोज की ड्रिप ऐड कर देनी, इंसुलिन हटानी नहीं है, इंसुलिन लगी रहेगी उसको इंट्रावीनसली, साथ आपने डेक्सट्रोज ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ कर देनी है। अच्छा, इसमें थर्ड, डेक्सट्रोज इंडिकेटेड नहीं होगा, डेक्सट्रोज इंडिकेटेड क्यों होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होगा इसमें, क्योंकि नहीं वो नहीं तो बाकी सिम्टम्स को कॉज कर रहा है, नहीं नहीं ग्लूकोज। नहीं नहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इसलिए नहीं होगा कि जब आपने इंसुलिन कॉन्टीन्यूसली उसको लगा रखी है ना, तो इंसुलिन ग्लूकोज को मूव करवाएगी सेल्स के अंदर, तो सेल्स के अंदर जब वो चली जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इंसुलिन आप उतार नहीं सकते हो, इंसुलिन जब आप उतारोगे तो पोटाशियम के मसले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और कीटोन बॉडीज़ को भी आपने कम करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंसुलिन लगी रहनी चाहिए उसकी वजह, ठीक है। जो कीटोन बॉडीज़ पे शिफ्ट होता है वो इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो की वजह से हो रहा होता है, इंसुलिन कम हो और ग्लूकागॉन ज़्यादा हो, ये कीटोन बॉडीज़ को ट्रिगर करता है बनने के लिए। तो अगर आप कीटोन बॉडीज़ को ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उनकी प्रोडक्शन ख़त्म करना चाहते हो तो इंसुलिन आपको लगानी पड़ेगी। पेशेंट की अपनी इंसुलिन तो है नहीं टाइप 1 डायबिटीज़ में, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए इंसुलिन रिक्वायर्ड है आपको, तो ग्लूकोज भी आपको देना पड़ेगा, लेकिन ओनली व्हेन जब ग्लूकोज लेवल 250 से कम चले जाएंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने साथ साथ पोटेशियम भी मॉनिटर करनी है उसकी, ठीक है। और अगर पोटेशियम लो जाती है तो आप उसको कैसे करोगे, जो वही नॉर्मल सलाइन या लिंगर लैक्टेट की ड्रिप है ना, उसके अंदर आप KCl ऐड कर दोगे, पोटेशियम क्लोराइड।
डोजेस तो करनी नहीं है आपने, तो मैं बता भी नहीं रहा। ठीक है, बाइकार्बोनेट का कोई रोल एज सच नहीं है इसमें। बहुत ही सीवियर एसिडोसिस हो फिर आप बाइकार्बोनेट की ड्रिप लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज बाइकार्बोनेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डेविडसन में तो ये भी लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट है, कोई रोल नहीं है, तो यहाँ इसने दिया हुआ है तो आप लिख लेना। अच्छा, फिर थे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। क्या थे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स के? इंसुलिन की डोज रह गई थी, वो तो चलो हमने लगा दिया। इन्फेक्शन हुआ हुआ है कोई तो उसको इन्फेक्शन ठीक करोगे उसका। ठीक है, यहाँ पे कौन सी इंसुलिन लग रही थी? इंट्रावीनस। और नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको सबक्यूटेनियस इंसुलिन लगती है। तो कब आप शिफ्ट करोगे सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे? पेशेंट जब कॉन्शियस हो जाएगा, उसके वाइटल्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और वो ओरली फूड लेना शुरू कर देगा। ठीक है, जो सारे क्राइटेरिया थे, ग्लूकोज लेवल क्या, एसिडोसिस का, वाइटल का, और ओरली उसने इनटेक फूड का लेना शुरू कर दिया, कॉन्शियस हो गया पूरा, तो आप उसको सबक्यूटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट कर दोगे, इंट्रावीनस छोड़ दोगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम कितना फ्लूइड लगाना है। अब ये याद करना पड़ेगा, ये आ जाता है आपके एग्जाम में। ये है अब इसके याद कैसे करना है? 100 ml पर kg, ये ना पहले 10 kg, यानी जो 10 kg का बच्चा है या इससे कम है, उसमें हर kg के लिए 100 ml लग रहा है। ठीक है, ये तो याद कर लिया आपने। अब अगले जो 10 kg होंगे ना, उसके अंदर 11 से लेके 20 kg तक, बल्कि 10 से लेके 20 kg तक, तो हर kg के लिए 50 ml लगेगा। ठीक है, और ये 1000 ml कौन सा है? ये उसके जो पहले वाले 10 kg हैं उसमें 1000 लग रहा है। समझ आई ये बात? दस kg के लिए भाई लिख के दिखाना पड़ेगा। पहले kg से लेके अप टू 10 kg, हर kg के लिए कितना लगना चाहिए? 100 ml पर kg। ठीक है, अब आ जाएगा बच्चा जो 10 से 20 kg के दरमियान है, तो उसमें ये वाले जो 10 kg है ना, इसके पहले ये वाले 10 जो हैं, इनका तो उसको लग ही रहा है। कितना लगना चाहिए ये 100 ml पर kg के लिहाज से? कितना बनना चाहिए ये? थाउजेंड। ठीक है, और जो नए वाले 10 kg आए हैं, इसके हर kg के लिए उसको 50 ml पर kg लगेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ 20 से 30 kg का, या ओवर 20 होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ओवर 20। ठीक है, अब 20 तो पहले है वो, तो ये वाले तो उसको लगेंगे। पहले 10 kg के लिए कितना लगेगा उसको? पहले 10 kg के लिए कितना लगता होता है? 100 ml पर kg, तो कितना बना? 1000 ml पर kg। जो दूसरे 10 kg हैं उस बच्चे के, उसको कितना लगना होता है? 50 ml पर kg, तो ये कितना बना? 500 ml। ठीक है, और इससे आगे जो 20 से ऊपर जितने भी होंगे ना, फॉर उसमें उसमें कितना ऐड करोगे आप? 20 ml पर kg। ठीक है, तो इस तरह अब आपके पास 11 kg का कोई बच्चा आता है, तो आपको पता है पहले वाले 10 kg के लिए मैंने इसको 1000 ml लगाना ही लगाना है, और उसमें आपने 50 ml पर kg 50 और ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरह ये आपको ना ये आएगा MCQ के अंदर और थ्योरी के अंदर भी। 15 kg का बच्चा वो दे देंगे कि इसको लगाओ, कितना लगाओगे फ्लूइड, तो उसको आपने कैसे कैलकुलेट करना है? 15 kg को आपने 10 + 5 में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, पहले 10 kg के लिए आपने 1000 ml लगाना है उसको। किस लिहाज से लग रहा है 1000 ml? 100 ml पर kg के। और अगले 5 के लिए आपने उसको
50 ml पर kg के लिए लगाना है, तो 50 into 5 250, तो ये टोटल कर लेना है इसको, ml की ड्रिप बन जाएगी ये। और अब मैं आपको दे देता हूँ एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। एक बच्चा है 18 kg का, उसको कितना फ्लूइड लगाओगे, डीके के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और एक है 23 kg का, उसको कितना लगाओगे। सब ने अपना अपना सॉल्व करना है। स्पेसिफिकली वो पूछता नहीं है कि डोजेस क्या है, डोजेस कभी भी नहीं पूछता हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो ये हर बच्चे का अपना अपनी मर्ज़ी होती है, और डोजेस इतनी ज़्यादा आएंगी कि आप याद रख भी नहीं सकते इनको। तो अगर आप रखना चाहते हो इंसुलिन, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंसुलिन की याद रख लो, कहीं पे एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स आती हैं उनकी याद रख लो, मतलब स्पेसिफिक की ना, आपको फिर पता हो कि मैंने सिर्फ इन्हीं की डोज याद की और ये मुझे एंड पे आपने रिवाइज भी करके जानी, फिर तो आप करो। लेकिन अगर आप सारों की करना चाहोगे तो आपको ना याद रहेंगी, ना उनकी कोई फ़ायदा होगा, ये नहीं याद रहेंगी एंड पे। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो इंसुलिन की याद रख लो, ग्लूकोज लेवल याद रख लो कि कब करना है, और ये जो कितने ml पर kg लगता है, और ये वो फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी है, ये चीज़ याद रख लो बस, और फार्मूला याद कर लो। अगर आपको मैनेजमेंट आती है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस लिहाज से लिखो, फर्स्ट सेकंड और आफ्टर, उसके बाद क्या क्या चलेगा। डेविडसन में भी टेबल दिया हुआ है, उसमें उसने हर और भी ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, फर्स्ट घंटे में, अगले 6 घंटे में, अगले 6 घंटे में, अगले 12 घंटे में कैसे करना है आपने। तो वो इससे भी ज़्यादा डिटेल से है, वो आपने करना नहीं है, उसको एक दफ़ा रीड दे लेना उसको। चीज़ें उसमें भी यही बताई हुई हैं कि पोटाशियम ऐड करनी है, डेक्सट्रोज ऐड करना है, नॉर्मल सालाइन ऐड करना है, और ये करना है वो करना है।